सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे इन क्षेत्रों में नए रोजगार बन रहे हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने बीते वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर 50 लाख करोड़ से अधिक राशि खर्च की है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुई इस निवेश ने युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण किया है। माननीय सदस्यगण, आज भारत के युवा मन में हम एक और सकारात्मक बदलाव देख रहे हैं। देश का युवा आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी और मेक इन इंडिया को अपनी जिम्मेदारी मान रहे हैं। मुद्रा योजना जैसे प्रयास इन युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं। इस स्कीम के तहत अभी तक 38 लाख करोड़ रुपया से अधिक का फंड छोटे छोटे उद्यमियों को मिला है। करीब 12 करोड़ से अधिक लोन पहली बार स्वरोजगार शुरू करने के लिए दिए गए हैं। इसी तरह पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत देश के 20 लाख से अधिक कारीगरों को ट्रेनिंग और बैंक से मदद दी जा रही है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत भी रेहड़ी फुटपाथ पर काम करने वाले 72 लाख लोगों को 16,000 करोड़ रुपया की मदद मिल चुकी है। माननीय सदस्यगण, अभी हाल ही में स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम ने अपने 10 लाख पूरे किए हैं। इन 10 साल पूरे किए हैं। इन 10 वर्षों में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। एक दशक पहले तक देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे। आज देश में लगभग 2 लाख स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। पिछले साल ही करीब 50,000 नए स्टार्टअप्स पंजीकृत हुई है। हमारे स्टार्टअप नेटवर्क में 20 लाख से अधिक युवा काम कर रहे हैं। इन स्टार्टअप्स में से 45% में कम से कम एक डायरेक्टर महिला है। माननीय सदस्यगण, बीते एक वर्ष में विभिन्न रोजगार मेले के माध्यम से मेरी सरकार ने लाखों युवाओं को पक्की नौकरी दी है। प्राइवेट सेक्टर में भी 1 लाख करोड़ रुपए के बजट की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू की गई है। इसके तहत 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित किए जा रहे हैं। मेरी सरकार के प्रयासों से आईटी सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में भी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। माननीय सदस्यगण, बीते वर्ष देश में 1 लाख से ज्यादा मोबाइल टावर्स के जरिए 4G और 5G नेटवर्क को देश के कोने कोने तक पहुंचाया गया है। डिजिटल इंडिया के विस्तार ने भारत को हजारों करोड़ की क्रिएटिव इकोनॉमी के एक बड़े ग्लोबल सेंटर के रूप में पहुंचाना है दी गई है। क्रिएटिव इकोनॉमी को और गति देने के लिए मेरी सरकार ने वेब्स का नया प्लेटफॉर्म भी बनाया है। माननीय सदस्यगण, आज टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। इसके कारण जॉब्स का नेचर भी तेजी से बदलता जा रहा है। इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। आज स्कूल के स्तर में से भी बच्चों में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का माइंडसेट बनाया जा रहा है। इससे अटल इनोवेशन मिशन प्रभावी काम कर रहे हैं। अभी तक देश भर में 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को अटल टिंकरिंग लैब्स का लाभ मिल चुका है। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से भी
रिसर्च और डेवलपमेंट के कल्चर को गति मिल रही है। माननीय सदस्यगण, देश के आईटीआई नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए 1000 आईटीआई को फ्यूचर रेडी बनाया जा रहा है। इस पर पीएम सेतु योजना के तहत 60,000 करोड़ रुपया खर्च किए जा चुके हैं। मेरी सरकार आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए एक इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स तैयार कर रही है। अब तक 60,000 युवाओं को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है। 10 लाख युवाओं को एआई के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, आज एआई के दुरुपयोग से पैदा हो रहे क्षेत्र के विषय में गंभीर होना बहुत आवश्यक है। डीप फेक, मिस इन्फॉर्मेशन और फेक कंटेंट लोकतंत्र, सामाजिक सौहार्द और जनता के विश्वास के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। इस गंभीर विषय पर आप सभी को मिलकर विचार करना चाहिए। माननीय सदस्यगण, भारत के युवाओं और मेरी सरकार के साझा प्रयासों से देश में खेलों का भी अभूतपूर्व विकास हो रहा है। जिस प्रकार हमारे बेटियों का और हमारे दिव्यांग साथियों का प्रदर्शन हो रहा है वो शानदार है। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप जीता है। इसी प्रकार ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम ने भी वर्ल्ड कप जीता। मैं अपनी बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इसी तरह आगे बढ़ते रहे। माननीय सदस्यगण, बीते दशक में भारत में खेल से जुड़े हर व्यवस्था में रिफॉर्म किए गए हैं। मेरी सरकार ने खेलो भारत नीति बनाए हैं और खेलों से जुड़े संस्थानों को पारदर्शी बनाया जा रहा है। हमारी तैयारियां और आत्मविश्वास का परिणाम है कि भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का दायित्व दिया जा रहा है। आप सबको सहयोग करना है। मुझे विश्वास है कि देश की एक समर्थ युवा शक्ति विकसित भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएगी। मेरी सरकार ने देश की युवा शक्ति को राष्ट्र चिंतन से जोड़ने के लिए विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है। इस वर्ष इस मंच से करीब 50 लाख नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन किया। अभी तक माई भारत संगठन से भी करीब 2 करोड़ युवा जुड़ चुके हैं। माननीय सदस्यगण, आप सब जानते हैं कि इस समय विश्व एक कठिन कालखंड से गुजर रहा है। लंबे समय से चले आ रहे वैश्विक समीकरण भी आज बदल रहे हैं। युद्ध की अनिश्चितताओं ने भी वैश्विक स्थिरता और वैश्विक अर्थव्यवस्था को संकट में डाल रखा है। इन सब परिस्थितियों के बीच भी भारत तेज गति से विकास के राह पर आगे बढ़ रहा है। भारत की इस सफलता के पीछे मेरी सरकार की संतुलित विदेश नीति और दूरगामी सोच की बड़ी भूमिका है। माननीय सदस्यगण, वर्तमान की जटिल वैश्विक परिस्थितियों में भारत विश्व में एक सेतु की भूमिका निभा रहा है। युद्धरत देश भी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर भारत पर अपना भरोसा व्यक्त करते हैं। ये संतोष की बात है कि भारत ने संतुलन, निष्पक्षता और मानवीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी है। इनके बाद भी इंडिया फर्स्ट के संकल्प को अटल बनाए रखा। माननीय सदस्यगण, भारत ने पूरे विश्व में ग्लोबल साउथ की
आवाज को और मुखरता से तेज किया है। इनमें अफ्रीका और लैटिन अमेरिका सहित ऐसे सभी भूभागों में नई पार्टनरशिप्स बनाए हैं और पुराने संबंधों को मजबूती दी है। भारत ने बिम्स्टेक, G20, ब्रिक्स, एससीओ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी उपस्थिति को भी लगातार मजबूत बनाया है। माननीय सदस्यगण, भारत का हमेशा ये मानना रहा है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और कोऑपरेशन का अंतिम ध्येय मानवता की सेवा होना चाहिए। देश ने अपने एक्शन से इसके प्रेरणादायक उदाहरण भी पेश किए हैं। लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, पैसिफिक आइलैंड्स और पड़ोसी देशों में संकट के समय आगे आकर हर संभव सहायता पहुंचाए। नवंबर 2025 में श्रीलंका में साइक्लोन दितबाह के दौरान मेरी सरकार ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया है। हमारे देश ने म्यांमार और अफगानिस्तान में भी फास्ट रेस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। माननीय सदस्यगण, भारत अपनी व्यापक भूमिका और सकारात्मक सक्रियता के साथ आज कई वैश्विक संगठनों में बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है और दुनिया इसे सकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं। भारत भविष्य के अवसरों और चुनौतियों को देखते हुए वैश्विक समुदाय को एक मंच पर लाने के लिए ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट भी करने जा रहा है। ये आयोजन भी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण इवेंट साबित होगा। माननीय सदस्यगण, विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जितना महत्व आधुनिक विकास को देना है, उतना ही महत्व अपने राष्ट्रीय आत्मसम्मान और सांस्कृतिक स्वाभिमान को भी देना है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत विश्व के समृद्धतम देशों में से एक है। मेरी सरकार इस विरासत को देश की ताकत बनाने के लिए काम कर रही है। गुलामी के कालखंड में मकाले के षड्यंत्र द्वारा भारत के लोगों में हीन भावना में भरने काम किया गया था। आप आजादी के बाद पहली बार मेरी सरकार ने ही उसे तोड़ने का साहस किया है। माननीय सदस्यगण, आज देश अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने और संभालने के लिए हर मोर्चों पर काम कर रहा है। इसी दिशा में मेरी सरकार के प्रयासों से 100 वर्षों बाद भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष वापस भारत लौटे हैं। उन्हें अब सामान्य जनमानस के दर्शन के लिए समर्पित किया गया है। इस वर्ष सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर के नवनिर्माण के 75 वर्ष भी पूरी होने जा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण के बाद 1000 वर्षों की यात्रा भारत की धार्मिक निष्ठा, समानता संस्कृति और चिरस्थायी का प्रतीक है। इस अवसर पर जिस उत्साह से देश भर के लोगों ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लिए हैं, वो अतुलनीय है। कुछ ही समय पूर्व राजेंद्र चल द्वारा गंगुईकोंडा चोलापुरम की स्थापना की भी 1000 वर्ष पूरी। इस अवसर ने भी करोड़ों देशवासियों को अपनी अतीत को गर्व करने का मौका दिया गया है। माननीय सदस्यगण, हमारा भारत
प्राचीन ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा है। ये ज्ञान विज्ञान प्राचीन पांडुलिपियों के रूप में हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित होता आया, परंतु विदेशी आक्रमणों और आजादी के बाद की उपेक्षा के कारण इस संपदा को बड़ा नुकसान हुआ है। आप, मेरी सरकार इस ज्ञान भंडार का संरक्षण करने जा रहे हैं। ज्ञान भारतम अभियान के माध्यम से देश भर की प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण का काम शुरू किया गया है। आने वाले समय में ये प्रयास भारतीय ज्ञान परंपरा को सुरक्षित करने और जन सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार देश की आदिवासी विरासत को संरक्षित करने के लिए आदिवासी म्यूजियम भी बनवा रहे हैं। इसी क्रम में हाल ही में छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय को लोकार्पित किया गया है। मुझे एक कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मेरे सरकार ने देश के संविधान का संताली भाषा में अनुवाद करवाया है और आदिवासी समाज का गौरव बढ़ाया है। माननीय सदस्यगण, जब हम अपने परंपराओं और संस्कृति का सम्मान करते हैं तो विश्व भी उसका सम्मान करता है। पिछले साल यूनेस्को ने हमारे पर्व दीपावली को अपने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में शामिल किया है। दीपावली की पूरी दुनिया में बढ़ती लोकप्रियता के साथ ही यूनेस्को द्वारा उसका रिकॉग्निशन हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है। माननीय सदस्यगण, विभिन्न मतों, अलग अलग विचारों के बीच ये सर्वमान्य है कि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। पूज्य महात्मा गांधी, नेहरू जी, बाबा साहेब, सरदार पटेल, जेपी जी, लोहिया जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी सभी इसी विचार के रहे हैं कि लोकतंत्र में विषय पर भेदभाव होना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ विषय मतभेदों से परे होना चाहिए। विकसित भारत का संकल्प, भारत की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी का अभियान, एकता के लिए प्रयास, स्वच्छता, राष्ट्र से जुड़े ऐसे विषयों पर सांसदों को एकमत होना ही चाहिए। हमारे संविधान की भावना भी यही है। इसीलिए मेरा आज आप सभी से आग्रह है कि हर सांसद राष्ट्रहित के विषय पर एकमत होकर देश की प्रगति का हिस्सा बनकर चर्चा करें, देश की प्रगति में नई ऊर्जा भरे। माननीय संसदगण, आज सभी देशवासी देख रहे हैं कि भारत अपने भविष्य के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। आज जो निर्णय लिए जा रहे हैं इसका प्रभाव आने वाला वर्षों में दिखाई देगा। विकसित भारत का लक्ष्य भी किसी एक सरकार या एक पीढ़ी तक सीमित नहीं है। ये एक सतत यात्रा है। इस यात्रा में हम सभी के प्रयास, अनुशासन और निरंतरता का महत्व है। आने वाले समय में देश की प्रगति हमारी सामूहिक संकल्पों से ही होगा। मुझे विश्वास है कि संसद, सरकार और नागरिक तीनों मिलकर विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेंगे। हम भारतवासी राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए संवैधानिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी देशवासी अपने कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्रहित, राष्ट्र कल्याण में करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं सभी सांसदों को एक सफल और सार्थक सत्र के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
தாயின் அன்பாய், தந்தையின் அறிவாய், குருவின் ஒளியாய், தாயாய், தந்தையாய், குருவாய், தெய்வமாய் நாம் மனிதனும் जो पिता, गुरु और माता हैं, हम सभी जो इस भूमि के रक्षक हैं उनके आगे झुकते हैं और हम इनका वंदन करते हैं। Honorable President of माननीय राष्ट्रपति, माननीय सदस्यगण, मैं इस अभिभाषण के कुछ भाग जो अंग्रेजी संस्करण के हैं उनको पढ़ना चाहूँगा और जो बाकी हैं उनको पठित ही माना जाएगा। मुझे ये संसद के इस संवेद सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। इस समय वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पर पूरे देश में समारोह आयोजित हो रहे हैं। सभी देशवासी इस महान प्रेरणा के लिए ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को नमन कर रहे हैं। मैं आप सभी संसद सदस्यों को बधाई देता हूं कि इस पुण्य अवसर पर संसद में विशेष चर्चा का आयोजन किया गया। माननीय सदस्यगण, इस समय के दौरान जो नागरिक हैं उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के 350वां शहीदी पर्व पूरी श्रद्धा से मनाया और भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जन्म जयंती वर्ष के दौरान देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और आदिवासी समाज के योगदान को याद किया। सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती से जुड़े आयोजनों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूती दी। सभी देशवासी इस बात के भी साक्षी बने कि कैसे भारत रत्न भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के समारोह सुरों और देश की एकता के भाव से भरे हुए थे। पिछले 10-11 सालों में भारत ने अपनी हर एक आयामों में अपने आप को सुदृढ़ किया है और भारत की इस प्रगति को सभी ने देखा है और भारत एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। माननीय सदस्यगण, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमेशा समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया। हमारा संविधान भी हमें यही प्रेरणा देता है। मेरी सरकार सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और इसी के परिणाम स्वरूप पिछले एक दशक में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को हटाकर गरीबी से बाहर निकले हैं। पिछले एक दशक में गरीबों के 4 करोड़ पक्के घर बने। बीते एक वर्ष में 32 लाख नए घर गरीबों को मिले हैं। जल जीवन मिशन के 5 वर्षों में 12.5 करोड़ नए परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया। उज्ज्वला योजना के माध्यम से अब तक 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को एलपीजी कनेक्शंस मिले हैं। मेरी सरकार पारदर्शी और ईमानदार व्यवस्थाओं को स्थायी बना रही है। इसी एक वर्ष में सरकार ने 6.75 लाख करोड़ रुपए से अधिक लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को पहुंचाया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों, जनजातीय समाज सभी के लिए पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। वर्ष 2014 की शुरुआत में सिर्फ 25 करोड़ नागरिकों तक ही सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं पहुंच पाती थी। सरकार के प्रयासों से निरंतरता की वजह से आज करीब 95 करोड़ भारतीयों को सोशल सिक्योरिटी को कवच मिला है। जो उद्यमी और मजदूर हैं वह निरंतरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और पिछले वर्ष भारत ने 350 मिलियन टन का
खाद्यान्न का उत्पादन किया है और भारत सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करने वाला देश बन गया है और हमारा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी बना है। ये ब्लू इकोनॉमी में देश की सफलता को दिखाता है। दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी भारत दुनिया के सबसे सफल देश के रूप में जाना जाता है। ये सहकारिता आंदोलन की मजबूती का परिणाम है। देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी इस दौरान रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज की है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसी फील्ड में भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। 2025-26 के पहले 5 महीनों में भारत का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। इस साल भारत ने 100 से अधिक देशों को इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्यात शुरू किया है। माननीय सदस्यगण, अटल जी के समय पीएम ग्रामीण सड़क योजना शुरू हुई थी। बीते 1 वर्ष में भारत ने लगभग 18,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें जोड़ी हैं। अब भारत की करीब करीब पूरी ग्रामीण आबादी सड़क से जुड़ चुकी है। मिजोरम के आइजोल और नई दिल्ली को डायरेक्ट रेल रूट से जोड़ा गया है और विश्व की सबसे बड़ी रेलवे लाइन को भी जोड़ा गया है और जम्मू कश्मीर के विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज, चिनाब ब्रिज और तमिलनाडु में नए पम्बन ब्रिज का निर्माण कर भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आज जम्मू कश्मीर से केरल तक 150 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क खड़ा हो चुका है। भारत के मेट्रो नेटवर्क पर भी देशवासियों को गर्व है। 2025 में भारत का कुल मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया है। भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। दिसंबर 2025 में प्रगति की 50वीं बैठक के ऐतिहासिक पड़ाव भी आया। बीते वर्षों में प्रगति ने 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक की प्रोजेक्ट्स को गति दी और फ्री ट्रेड के लिए भी बहुत सारे समझौते किए गए, जिससे उत्पादक और निर्माण क्षेत्र में भी मजबूती आई और जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए और आयकर कानूनों को में भी सुधार किया गया, जिससे 12 लाख तक की आय को टैक्स से छूट दी गई। पिछले 11 वर्षों में 7,000 किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों से ही संबंधित था और 80,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश रेलवे के विकास में किया गया, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में था। यह पिछले 11 वर्षों में किया गया और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल में भी रेलवे लाइन बिछाई गई और वहां पर मेडिकल कॉलेज और जो महिलाओं और बच्चों का अस्पताल बनने से भी बड़ी सुविधा उन्हें दी गई। माननीय सदस्यगण, जो पिछड़ा है वो मेरी सरकार की प्राथमिकता है। पीएम जनमन योजना इसी प्राथमिकता पर काम कर रही है। इस योजना के तहत आदिवासियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों के 20,000 से ज्यादा गांवों को विकास से जोड़ा जा रहा है। पिछले 11 वर्षों में अनुसूचित जाति के लाखों छात्रों को 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी गई है। इससे करीब 5 करोड़ विद्यार्थियों को लाभ हुआ है। आदिवासी क्षेत्रों में सरकार ने 400 से अधिक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भी खोले हैं। राष्ट्रीय विकास में सभी की सहभागिता जरूरी होती है। 10 करोड़ से भी ज्यादा स्व सहायता समूह में महिलाओं को सहायता दी गई है और 2 करोड़ से भी अधिक लखपति दीदी बनाई गई है।
और यह महिला सशक्तिकरण का ही एक चित्रण करता है। 70,000 करोड़ से भी ज्यादा जो पोत वहन क्षेत्र में निवेश किया गया है, जिससे हमारे देश का अवसंरचनाएं मजबूत होंगी और संस्थागत तरीकों से उनका विकास किया गया है। नए क्षेत्र जैसे कि सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन, इसमें भी निवेश किया गया है। इसमें 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश किया गया है, जो कि आधुनिक अवसंरचनाओं से संबंधित है। और मुद्रा योजना के अंतर्गत 80 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश किया गया है, ताकि जो छोटे उद्यमी हैं उनको सहायता मिल सके। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के पहलों के द्वारा आईटी सेवाओं में और निर्माण क्षेत्र में भी बहुत सारे रोजगार उत्पन्न किए गए हैं और इस प्रगति को आगे बढ़ाते हुए हमारी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया गया है। मेरी सरकार ने एक फेलो इंडिया पॉलिसी भी शुरू की, जिससे जो संस्थाएं हैं वह पारदर्शी बनी हैं और राष्ट्रीय मंडल खेल जो 2028 में होने वाले हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और भारत ने जो वैश्विक दक्षिण है उसकी भी आवाज को मजबूत किया गया है और जितने भी क्षेत्र हैं उनके साथ जो रिश्ते हैं उनको मजबूत किया गया है, चाहे वे लैटिन अमेरिका हैं या फिर दक्षिण के देश हों। और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी आवाज को मजबूत किया है। G20, ब्रिक्स और SCO, और इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत ने की है, जिससे और यह बहुत आशावादी तरीके से हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट को भी भारत में ही किया जाएगा और सोमनाथ मंदिर को भी दोबारा से उसका निर्माण किया जाएगा इसी वर्ष में। और सोमनाथ मंदिर पर 1000 वर्ष पहले जब इस पे हमला किया गया था, यह हमारी श्रद्धा पर एक हमला था और अब हम इसे दोबारा बनाने जा रहे हैं। गंगेगोंडा चोलापुरम मंदिर के भी निर्माण को यहाँ पर उत्सव मनाया जाएगा। NCL मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको भी डिजिटलीकरण उनका किया जाएगा। और मैं बहुत खुश हूँ यह बताते हुए कि मेरी सरकार ने जो जनजातीय समुदाय हैं उनकी जो भाषांतरण का कार्य है, संताली भाषा को भी उसमें शामिल किया गया है, जो जनजातीय लोगों के लिए गौरव का एक विषय है। और अपनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में शामिल किया गया है दीपावली को। एक सार्वभौमिक सत्य है कि कोई भी राष्ट्र से बड़ा नहीं होता है और महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, बाबा साहेब, सरदार पटेल, JP जी, लोहिया जी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी और अटल जी सभी इसी विचार के रहे कि लोकतंत्र में विषयों पर मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ विषय मतभेदों से परे हैं। विकसित भारत का संकल्प, भारत की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी का अभियान, एकता के लिए प्रयास, स्वच्छता, राष्ट्र से जुड़े सभी ऐसे विषयों पर सांसदों को एकमत होना ही चाहिए। हमारे संविधान की भावना भी यही है। इसीलिए मेरा आज आप सभी से आग्रह है, हर सांसद राष्ट्र हित के विषयों पर एकमत होकर देश की प्रगति का हिस्सा बनकर चर्चा करें, देश की प्रगति में नई ऊर्जा भरें। और मैं आश्वस्त हूँ कि संसद, सरकार और नागरिक तीनों मिलकर विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेंगे। हम भारतवासी राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए संवैधानिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी देशवासी अपने कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्रहित, राष्ट्र कल्याण में करेंगे।
इसी विश्वास के साथ मैं सभी सांसदों को एक सफल और सार्थक सत्र के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। பாரத் நீதி வலுவா செங்கோலின் கொற்றம் வாழ்க. நன்றி, நமஸ்கார்.
माइक तो ऑफ है शायद। हेलो हेलो। आधे घंटे बाद बस वो ले वहाँ पेपर ले वगैरह नहीं कुछ। 5 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए बैठेंगे। होगी होगा मैम, अभी एक्टिवेट करेंगे मैम। नहीं नहीं, राज्यसभा से। हाँ वो है सर, सेरेमोनियल ड्रेस है।